हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम साथ डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का जो हमारा पहला मॉक टेस्ट हुआ है उसका हम पूरा एक्सप्लेन वाला जो सेक्शन है वो देखेंगे। ठीक है। और आई होप आपने जो मॉक टेस्ट है उसको लगा लिया होगा। ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट पहले दिया जाता है एक दिन पहले, उसके बाद आपको जो वीडियो का सोल्यूशन है वो मिल जाता है। ठीक है। अगर साथ में ही अगर आपको मॉक टेस्ट के साथ ही आंसर दे दिए गए तो फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट का। ठीक है। तो आपने मॉक टेस्ट लगा लिया है, अब इसका हम एक्सप्लेन देखेंगे। ठीक है। जैसे जो भी एस्पिरेंट बाद में जुड़ेंगे उनके लिए मैं पहले कह देता हूँ कि पहले आपने पीडीएफ को डाउनलोड करना है या प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद पहले मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। 125 क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट में। ठीक है। सॉल्व कर लिया 125 क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि हो जाता है शुरू में 10 ही क्वेश्चन बने, तो उससे डरना नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं इसमें इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और मॉडरेट क्वेश्चन भी, मतलब जैसा एक पेपर का पैटर्न होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और पीडीएफ आपको मिल गया है, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ये एक्सप्लेन वाला सेक्शन देखना है, इसकी भी पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा एक्सप्लेन वाली। ठीक है। और इसकी आंसर की है वो लास्ट में आपको मिल जाएगी। एक्सप्लेन वाली जो वीडियो है उसके लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगी। ठीक है। पूरे 125 क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर भी एक्सप्लेन करेंगे। और यदि आपने मतलब जैसे कि आपने दोस्तों को भी बताना है कि हमारी ये मॉक टेस्ट किस तरह से है, किस तरह से ये हमारी सीरीज है 50,000 एमसीक्यू वाली, क्या क्या इसमें रहेगा, ये हर एक एग्जाम के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, जिस दिन मैं हर सब्जेक्ट के 10-10 मॉक टेस्ट कवर करवा दूंगा उस दिन आप मुझे अपना रिव्यू देना, फीडबैक देना कि क्या आपको इसमें कुछ हेल्प मिली। ठीक है। क्या कितना कुछ सीखने को मिला। ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, चाहे कहीं भी, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, सीधे मॉक टेस्ट थमा देते हैं आपके पास पीडीएफ के माध्यम से और ना उसके आंसर दिए जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है मैं आपको बता दूं उसमें होता क्या है, उसमें से 80% स्टूडेंट उन मॉक टेस्ट को लगाते भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। अब इसमें वीडियो सोल्यूशन से क्या आपके लिए फायदा रहेगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने एक मॉक टेस्ट को लगा लिया उसके बाद आपने वीडियो को सुनना है 2-3 मतलब 5 बार मैक्सिमम सुनना है। मैं आपको क्लियर रहता हूँ, 5 बार सुनेंगे तो रिवीजन होगा। दूसरी वीडियो की तरफ तभी बढ़ना है जब तक आपने पहले वीडियो को 5 बार सुन लिया। ठीक है। इससे क्या होगा, चीजें याद होगी। ठीक है। पहली बार आपने स्लो स्पीड में सुनना है, दूसरी बार 2x की स्पीड में सुनना है। ठीक है। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है। इसमें पूरा एक्सप्लेन दिया है मैंने, पूरा धैर्य के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर से आपके माइंड में चीजें गूंजेगी और आपको याद भी होगी। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था, आपने अटेम्प्ट किया होगा, सम्राट द्वारा नियुक्ति पर नियुक्त पर सीधे राज्य में वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारी ने से वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे। तो ये क्या कहलाते थे, तो ये कहलाते थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। दाखिली कहलाते थे। अब यहाँ से 4 ऑप्शन देगी, उनके बारे में भी देख लेते हैं। मुगल सेना में मुख्यतः 3 प्रकार के सैनिक होते थे। कौन कौन से, मनसबदार होते थे अहदी सैनिक होते थे और दाखिली सैनिक होते थे। ठीक है। अब देख लेते हैं मनसबदार कौन कौन से होते थे। मनसबदार की बात करेंगे तो ये प्रत्येक मनसबदार स्वेच्छा से अपने सैनिक की भर्ती करता था और स्वयं उनके बस्तर, शस्त्र, शिक्षा, वेतन आदि के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ से अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा तब भी कवर हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन होगा तब भी कवर हो गया। ठीक है। तो आपका सारा या कथन वाला क्वेश्चन बना दिए वो भी कवर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अहीदी सैनिक क्या होते थे, अहीदी की बात करेंगे तो ये सैनिक बादशाह के होते थे। बादशाह की तरफ से इनकी भर्ती होती थी और वेतन, शिक्षा, वस्त्र, घोड़े आदि की व्यवस्था की जाती थी बादशाह की तरफ से। ठीक है। इस कार्य के लिए एक पृथक दीवान और एक पृथक बख्शी होता था। ठीक है। ये बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक थे। यद्यपि बादशाह समय समय पर उन्हें किसी मनसबदार की सेवा में नियुक्त कर सकता था। ठीक है। ये भी इसमें आपने ध्यान रखना है, इतना एक्सप्लेन ध्यान रखना है। दाखिली सैनिक क्या होते थे, जो आपसे आपका ऑप्शन में दिया गया है तो ये वे सैनिक होते थे जिनकी भर्ती बादशाह की तरफ से की जाती थी, यद्यपि उनको मनसबदार की सेवा में रखा जाता था। तो ये दाखिली होते थे। ऑप्शन आपका इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपने सॉल्व किया होगा। पुस्तकें दी गई है और उनके लेखक दिए गए। ठीक है। WH मोरलैंड की बात करेंगे, ये किसके साथ मैच कर जाएंगे, तो ये कर जाएंगे आपके ऑप्शन ये कर जाएंगे, ओरियन सिस्टम ऑफ मोसलेम
इंडियन, ठीक है, तो ऑप्शन आपके इसकी सेकंड के साथ मैच कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इरफान हबीब की बात करेंगे, इरफान हबीब द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, तो ये कर जाएंगे पुस्तक के साथ, इसके साथ रिलेट। आर पी त्रिपाठी की बात की जाए, ये किसके साथ रिलेट करेंगे, तो ये मैच हो जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके आर की, तो ये बन जाएगा राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। उसके बाद नीलकंठ शास्त्री, ये बन जाएगी किसके साथ, कि इनकी कौन सी रचना है, तो नीलकंठ शास्त्री की रचना है, हो जाएगी आपकी ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम पीरी पीरी प्री हिस्टोरिक, ठीक है, यह हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 4, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बन जाएगा 2 1 3 4, तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्लेन यहाँ पर दिया गया है, ये मैंने बता दिया ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक दिया गया है, कृति दी गई, ये आपने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन। सबसे पहले है जूडियत एम ब्राउन, जूडियत एम ब्राउन किसके साथ मैच करेंगे, तो ये कर जाएंगे आपके गांधी के, इनकी पुस्तक है, लेखक है और कृति, इनकी कृति है गांधी प्रिजनर ऑफ होप, ठीक है, गांधी प्रिजनर ऑफ होप, ठीक है। तो इसके बाद जो मुशरील हसन नेशनलिज्म द सॉरी नेशनलिज्म द इम्प्रीवेंट, ठीक है, तो ये किसके साथ मैच कर जाएंगे, तो ये कर जाएंगे आपके ऑप्शन 4 इंडियाज पार्टीशन मोबिलाइजेशन, ठीक है, तो ये फोर्स के साथ रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। इसके साथ डेविड ए लॉ की बात करेंगे कि ए लेखक, इसके साथ इनकी कौन सी कृति है, इन लेखक की कौन सी कृति है, डेविड ए लॉ की डेविड ए लॉ की हो जाएगी आपकी सेकंड, ब्रिटेन ए इंडिया ऑफ एंगी एम्बिग्यूटी, ठीक है, एम्बिग्यूटी, तो ये सेकंड के साथ मैच कर जाएंगे, ठीक है। इसका द रोदरमंड प्रोसेस स्टडीज एंड, ये किसके साथ मैच कर जाएंगे, तो इनकी पुस्तक है, ठीक है, तो इनकी पुस्तक हो जाएगी द फेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है, यही एक्सप्लेन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग कल्पद्रुम का लेखक कौन है, कौन था इसमें से, तो ये था आपका कृष्णानंद व्यास ऑप्शन सी से हो जाएगा। राग कल्पद्रुम के लेखक कृष्णानंद व्यास है, इस ग्रंथ का संबंध संगीत से है, अनुपम विलास, अनुपम संगीत रत्नाकर और अनुपम राग सागर, अनुपम संगीत वर्तमान, अनुपोदेश्य, अनुपम रागमाला आदि रचनाएं किसकी है, ये भी इन्हीं की है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह कौन सी आसन समस्या थी जिसका सामना भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा था, वो कौन सी समस्या थी इसमें से, ठीक है, तो ये थी आपकी सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या, तो ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को प्राप्त स्वतंत्रता के उपरांत सीमा के दौरान सीमा के दोनों तरफ हिंसा भड़क उठी, यह कहना मुश्किल है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, संभवतः इसकी शुरुआत कलकत्ता में हुई, जो अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का परिणाम थी। सिख मुसलमानों को दोषी ठहराते थे और मुसलमान सिखों को तथा हिंदुओं को 8 अप्रैल 1950 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सवाल को सुलझाने के लिए एक संधि हुई, जिसे नेहरू लियाकत समझौते के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पाकिस्तान से आए 60 लाख शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या के लिए एक विभाग पुनर्वास का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी, तो कब की थी ये, जून 1948 को, ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड वेबल 1944 ईस्वी में भारत आए और 1947 ईस्वी तक रहे, इसी समय 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगा, और 4 जुलाई 1946 ईस्वी को क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली इसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 1948 से जून 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाती। यह कथन किसके संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका एचएस के एग्जाम में देखने को मिला है, तो ये आप वहां से लिया मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन भीमराव अंबेडकर ने ये कहा, ठीक है। गांधी जी अपने हरिजन उत्थान के दौरान हमेशा मूलभूत चीजों पर ध्यान देते रहे। इसमें से एक हरिजनों पर अत्याचार का मामला, हरिजनों पर अत्याचार के खिलाफ गांधी जी की आवाज दिन पर प्रतिदिन प्रखर होती जा रही थी। वे कहते थे कि हरिजनों को सामाजिक हैसियत कुष्ठ रोगियों जैसे है और आर्थिक रूप से वे दरिद्र है। धार्मिक स्तर पर उनकी हालत यह है कि उनके अपने ही हिंदू भाई उन्हें मंदिरों में, जिन्हें हम ईश्वर का घर मानने का आडंबर करते हैं, घुसने नहीं देते। सार्वजनिक स्कूलों, सड़कों, अस्पतालों, कुओं इत्यादि का भी ये वे इस्तेमाल नहीं कर सकते। गांधी जी अपने लेखों और भाषणों में बार बार कहते हैं कि हम हिंदू लोग सदियों से हरिजन और दलितों पर जो अत्याचार करते आए हैं वह हमें उनको प्रायश्चित कराना चाहिए। अब हमें इनका प्रायश्चित करना चाहिए। शायद यही बात थी कि गांधी जी ने अंबेडकर और अन्य हरिजन के आलोचना करने पर भी पर कभी बुरा नहीं माना। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी के आलोचक थे, उन्हें गांधी जी पर विश्वास था। अंबेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उड़ाते, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है पर्सिवल स्पीयर का कथन है। ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक है। नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो पर्सिवल स्पीयर इंग्लैंड के इतिहासकार थे जिन्होंने अपना काफी समय भारत में अध्यापन के क्षेत्र में गुजारा। पर्सिवल स्पीयर ने ही कहा था कि नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर है घटनाओं को कालानुक्रम में सजाना है आपको, ठीक है। अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारत, ठीक है। तो इसमें देखो राइट आंसर तो बन जाएगा ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, ठीक है। कैसे सही होगा? मार्च 1900, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण में हुई क्रांतिकारी गतिविधियों में निम्नलिखित संगठनों का उद्भव हुआ। मार्च 1902 में शरद चंद्र बसु द्वारा कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। तो अनुशीलन समिति 1902 में गठन किया गया। इसका प्रारंभिक नाम भारत अनुशीलन समिति था। 1900 में इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर में हुआ और 1907 में कलकत्ता में इसकी स्थापना वरिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त ने की। युगांतर पार्टी का गठन अप्रैल 1906 में हुआ। युगांतर पार्टी का 1906 में हुआ, ठीक है। और अभिनव भारत का उद्भव 1904 में हुआ, ठीक। अभिनव भारत का 1904 में हुआ। लाला हरदयाल के सहयोग से 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ, तो 1913 में हुआ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो ये मिलता है ऑप्शन सी से हो जाएगा, मैगस्थनीज के विवरण में। ऑप्शन सी से हो गया, ठीक है। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मैगस्थनीज सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीस का उपासक बताता था, जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से है। सिकंदर के समकालीन लेखकों से ज्ञात होता है कि पोरस की सेना अपने समकक्ष हेराक्लीस की मूर्ति रखकर युद्ध करती थी। भगवत धर्म में कृष्ण को सर्वोच्च देवता मानकर उनकी भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति करने का विधान प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण वृषणी कबीले के प्रमुख थे। ईस्वी सन के प्रारंभ होने से पूर्व ही उनकी देवता के रूप में पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। मथुरा में भागवत धर्म धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में फैला। तो इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपने किसी भी चीज को नोट नहीं करना है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है।
उसको आपने प्रिंट आउट निकालना है या लैपटॉप में या टैब में डाल के उस तरह से अपने जिस तरह से आपको अच्छा लगता है वो कर लेना है आपको, ठीक है। कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई? तो ये कब की गई थी? 1924 ईस्वी में। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। 1 सितंबर 1924 को भारत में कानपुर षड्यंत्र के मुकदमे के अंत होते ही सत्य भगत ने यह घोषणा कर दी कि उसने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कर दी है और वह स्वयं ही उसका सचिव बन गए हैं। इसकी अध्यक्षता सिंगार वेलू ने की थी। इसका कार्यालय 1925 में बंबई में स्थानांतरित किया गया। इसके प्रमुख सदस्यों में मौलाना हसरत मोहानी, B.M. जोशी, पंडित राम गोपाल एवं रमाशंकर अवस्थी थे। नेक्स्ट है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरासणा सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो वो थे आपके ऑप्शन बी, बेबर मिलर। धरासणा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासणा नमक कारखाने पर सत्याग्रही सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। इनके साथ गांधी जी के पुत्र मणिलाल भी थे। यहाँ सत्याग्रहियों पर हुए पुलिस अत्याचार का विस्तृत ब्यौरा यहाँ उपस्थित अमेरिकी पत्रकार बेबर मिलर ने दिया। तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कूट में आपको उत्तर चयन करना है, ठीक है, सूची को मैच करना है। B.S. श्रीनिवास शास्त्री की बात करेंगे, मैच कर जाएंगे आपकी इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, तो ऑप्शन 1 के साथ मैच कर जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक ही ऑप्शन में मिलता है। डॉक्टर B.D. सावरकर की बात करेंगे तो B.D. सावरकर हिंदू सभा से रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। रामास्वामी नायकर की बात करेंगे तो ये जस्टिस पार्टी, ठीक है। B.T. रणदीवे ये किसके साथ मैच करेंगे? तो B.T. रणदीवे हो जाएंगे आपके कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, ठीक है। यही एक्सप्लेन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए थे? इंडियन काउंसिल में कौन से सदस्य नियुक्त किए गए थे 1909 में? तो दोस्तों ये किए गए थे केसी दास गुप्ता एवं सैयद हुसैन विलग्रामी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पार्लियामेंट्री सुधार हुआ अधिनियम 1909 द्वारा 2 भारतीय केसी दास गुप्ता तथा सैयद हुसैन विलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। तो ये आपने इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृषक समुदाय ने विरोध किया था? तो दोस्तों ये किया था कैव्रत ने किया था, ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है। बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। यह क्षेत्रीय राजवंश था जिसने बंगाल में लगभग 400 वर्षों तक राज्य किया था। इस वंश का विरोध कैव्रत नामक कृषक समुदाय ने किया था, ठीक है। तो ये क्या था? कैव्रत नामक ये कृषक समुदाय था, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है, कल्पना दत्त का संबंध था। तो कल्पना दत्त का संबंध इनमें से किस में से था? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। कलकत्ता दत्त का संबंध इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से था। बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्य सेन का नाम प्रमुख है, जिसे लोग प्रायः मास्टर दा कहा करते थे। अंग्रेजों की नीतियों से रुष्ट होकर उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी को स्थापित किया। इससे कल्पना दत्त तथा बीना दास जैसी महिलाएं जुड़ी थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य कौन कौन से थे? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गणेश घोष थे, आनंद गुप्ता थे, टेगरा बाल थे, लोकनाथ थे, कल्पना दत्त थे और प्रीतिलता वाडेकर थी, तुतु मियाँ एवं मीर अहमद इत्यादि ये इसके सदस्य थे आपके इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के, ठीक है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के, ठीक है। IRA भी मिलता है इसमें, ठीक है। कई बार ऑप्शन में, कई बार पेपर में ये भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? तो दोस्तों ये किया था मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस में प्राप्त किया था।
बहुमत 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज पार्टी ने मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस में बहुमत हासिल किया और 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर इनकी जीत हासिल हुई थी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना, 42 सीटों पर इनकी जीत हासिल हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये है कपिल राज आंदोलन का संबंध बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। इस पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। कपिल राज को गांधी ने रानी पराज बनवासी की उपाधि थी। ठीक है, कपिल राज को किसकी उपाधि दी थी? रानी पराज बनवासी की उपाधि दी थी गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के बट्टाईदार किसानों शेर क्रॉप का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने संघर्ष की थी कि वे जमींदारों को फसल का भाग अदा नहीं करेंगे। तो कितना प्रतिशत? तो बंगाल, इसमें राइट आंसर तो बन जाएगा ऑप्शन डी 1/2। बंगाल के बटाईदार किसानों का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को फसल का 1/2 भाग अदा नहीं करेंगे। और 1946 के उत्तरार्ध में बंगाल के बटाईदारों ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि वे अब जोतदारों यानी भूस्वामियों को उपज का आधा हिस्सा नहीं बल्कि 1/3 हिस्सा देंगे। ठीक है, आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु क्लीमेंसी विश्लेषण से संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन आपका ए सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। उनके शासनकाल में ही 1857 की क्रांति हुई, जिसमें लाखों क्रांतिकारियों में सहित महिलाएं एवं बच्चे मारे गए। इन्होंने इस क्रांति का दमन किया तथा इन्होंने इस क्रांति के ऊपर कोई क्रूर कार्रवाई नहीं करने के कारण दयालु कैनिंग की पहचान मिल गई इन्हें। ठीक है, तो ये क्या, इन्हें किसी की पहचान मिली गई? दयालु कैनिंग। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये है लेखा पद्धति, ऑप्शन सी से हो जाएगा। राजतरंगिणी कश्मीरी कवि कल्हण की रचना है, ऑप्शन में दिया गया है। इस ग्रंथ की रचना कश्मीर नरेश जयसिंह के काल में हुई है। इसे 8 तरंगों में कश्मीर देश का प्रारंभ में 12वीं शताब्दी का इतिहास वर्णित है। लेखा पद्धति से पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थानी की राजनीति एवं सामाजिक संरचना पर प्रकाश पड़ता है। सामाजिक प्रथा में दास प्रथा का वर्णन लेखा पद्धति में है। इसके अनुसार वस्तुओं के विनिमय में दासों का निर्यात समुद्री मार्ग में पश्चिमी देशों को होता था। लेखा पद्धति से ही राजस्थान और गुजरात में प्रचलित दास की जानकारी मिलती है। तो आपने ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो ये किया था डिज़रायली ने किया था, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बेंजामिन डिज़रायली के अनुसार 1857 का विद्रोह संचित असंतोष से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। यह वित्तानी कंजर्वेटिव पार्टी के राजनेता और लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24(3) लुहफत उल मुहब्बदीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। तो ये है मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख है, तो ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। बंगाल में शुरू हुआ सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। इसी कारण राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का नेता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ तोहफत उल मुहिदीन 1803 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। इस ग्रंथ के बारे में ताराचंद लिखते हैं कि सत्य जिज्ञासा के अभिज्ञान में उन्होंने तोहफत उल मुहिदीन की रचना की। ठीक है, तो ये आपने इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक नृत्य और संगीत में निपुण था? तो इसमें से थे आदिल शाह सूर, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ठीक है, शासक आदिल शाह सूर नृत्य संगीत में निपुण थे। जहांगीर स्वयं चित्रकार था और उसने
चित्रकारों को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, तो बाबर हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, ये आने वाले क्वेश्चन में इनका डिटेल में आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और फैक्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो ये थे आपके दयानंद सरस्वती, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का हिंदू लूथर कहा जाता था। इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत की निवासी एवं ब्राह्मण कुल में हुआ था। 1863 में इन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई और 1875 में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जो झूठे धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक कुरीतियां कालांतर में हिंदू समाज में आ गई थी, उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया। 1877 में आर्य समाज की स्थापना लाहौर में हुई, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ और स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। उनकी इच्छा थी कि आर्य धर्म ही देश का समान धर्म हो। उन्हें समकालीन हिंदू धर्म तथा समाज में उनके अनेक त्रुटियां देखने को मिली। उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में जीवन पर्यंत अनथक कार्य किया। इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए सही हो जाए। सर सैयद अहमद खां ने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। नेक्स्ट है, संगठन दिया गया, स्थान दिया गया, आपको मैच करना है। रहनुमाई मजदायन सभा, रहनुमाई मजदायन सभा ये थी बम्बई। ठीक है, दार उल उलूम ये थी आपकी देवबंद। नबदा उल उलेमा ये थी आपकी लखनऊ में। मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ये थी आपकी कहाँ पर? तो ये थी अलीगढ़ में। ठीक है, तो ये थी अलीगढ़ में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पर भी ये एक्सप्लेन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भलवाचार्य के अनुयायियों ने 1862 से 63 में इसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था। तो ये क्या था, कब? करसन दास मुलजी ने, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, द महाराज लाइबल केस 1861 से 62 में ब्रिटिश काल में बम्बई हाई कोर्ट में चलाया गया था। इसे जदुनाथ जी ब्रजरतन जी महाराज ने ये मुकदमा एक सुधारक और पत्रकार करसन दास मुलजी के विरुद्ध सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र में लेख के आधार पर किया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, नए क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी प्रांत और कांग्रेस प्रधानमंत्री 1857 के चुनावों के बाद सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको सही सुमेलित करना है, कौन सी जोड़ी नहीं है इसमें से सही सुमेलित? तो दोस्तों इसमें से उड़ीसा कृष्ण चंद्र देव की नहीं थी। ठीक है, बम्बई की बात करेंगे, बीजी खेर थे बम्बई के प्रधानमंत्री। मद्रास के सिराज गोपालाचारी थे। मध्य प्रांत के डॉक्टर NV खेरे थे। उड़ीसा के BN दास थे। बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा थे। संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत थे। अन्य पार्टी भी थी, जैसे कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की बात करेंगे, डॉक्टर खान साहब, मिली जुली सरकार थी। सिंध के थे गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला। ठीक है, असम के थे सादुल्ला, मिली जुली सरकार थी। पंजाब के सिकंदर हयात कहाँ थे? ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी थी। बंगाल के फजलुल हक मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, तो इतने आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी का संगठन भारत के बाहर किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका ऑप्शन है श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन ए से हो जाएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में स्थापित एक भारतीय संगठन था, जिससे ब्रिटिश भारत में स्वशासन की
कारण को बढ़ावा देने की मांग की थी। संगठन की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी। मैडम भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी तथा SR राणा आदि ने भी इनका समर्थन किया था। ठीक है, तो इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट है सन 1885 और सन 1905 के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मध्यगामी अवस्थान। ठीक है, सन 1885 से 1905 तक के कार्यकाल को नरमवादी शांत काल कहा जाता है। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जनता और क्रांतिकारी विचारधारा का फैलाव बड़ी तेजी से हुआ, जिसके कारण 1905 के बाद के समय को उग्रवादी काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, विद्रोह और क्षेत्रीय। भील विद्रोह है, कहाँ से है? तो ये खानदेश। ठीक है, भील विद्रोह खानदेश से है। कोली विद्रोह आपका सहाद्री से है। चुआर विद्रोह आपका है ये पश्चिमी बंगाल से है। खासी विद्रोह आपका है मेघालय से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये सेम ये दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। भील विद्रोह 1818 में खानदेश के ब्रिटिश अधिग्रहण के साथ आरंभ हुआ था और 1848 तक चला था। 1925 में भील विद्रोह का नेतृत्व सेब्रम ने किया था। इस विद्रोह को सेना द्वारा कुचल दिया गया और कोली जनजाति का विद्रोह सहाद्री पर्वतीय क्षेत्र में हुआ और चुआर विद्रोह 1766 में पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के 5 जिलों में हुआ और 1772 तक चला और 1795 से 1816 तक चुहार विद्रोह पुनः भड़क उठा था और मेघालय तथा असम की पहाड़ियों में रहने वाली खासी जनजातियों का विद्रोह 1829 से 32 में तीरिथ सिंह, अतिरोत सिंह एवं बरमानी के नेतृत्व में ये हुआ था। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों ये की थी, ऑप्शन बी से हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी से हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, आपने ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सुमिलित नहीं है? नहीं बताना है इसमें से। तो दोस्तों इसमें मुंडा विरसा सही हो जाएगा, संथाल कान्हू से सही हो जाएगा, अहोम गोमद कुंवर से सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन नायक ताना भक्त ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन करेंगे। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे। छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण में निवास करने वाली जनजाति मुंडा थी। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। यह भागलपुर में राजमल तक केंद्रित था। सिद्धू और कानू के नेतृत्व में 1855 ईस्वी में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। किस? संथाल विद्रोह की। अहोम विद्रोह। अहोम असम में निवास करने वाले अभिजात वर्ग थे और 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोमों ने एक विद्रोह किया। ताना भक्त आंदोलन। जतरा भगत के नेतृत्व में मालगुजारी न देने के चक्कर में बेगारी न करने और टैक्स न देने के रूप में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब? 1914 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। इतिहासकार दिए गए, इतिहास के लेखन और संप्रदाय दिए गए। इतिहास लेखन के संप्रदाय दिए, मैच करना है। देख लेते हैं इसको कैसे मैच करेंगे। RC मजूमदार की बात करेंगे तो RC मजूमदार राष्ट्रवादी। ठीक है, उसके बाद है ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानेंद्र पांडे की बात करेंगे तो ये है आपके सब आउल्ट्रन। ठीक है, सब आउल्ट्रन हो जाएगा। नेक्स्ट है AR देसाई, ये वामपंथी से हो जाएगा। ठीक है, WW हंटर, ये उपनिवेशवादी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम यही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित किस एक षड्यंत्र के मुकदमे में मिस्टर फिलिप स्प्रेट, व्रेन वेडल और लेस्टर हचिसन नामक अंग्रेजों पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका HS के एग्जाम में पूछा गया है। 2025 में जो HS का एग्जाम हुआ ये पूछा गया क्वेश्चन। मेरठ षड्यंत्र, ऑप्शन सी से हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा। ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव के कारण सन 1929 में सरकार ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 अंग्रेज थे। मिस्टर फिलिप्स स्प्रेट, व्रेन वेडल
ब्रैडले और लेस्टर हचिसन प्रमुख थे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था दोस्तों सुभाष चंद्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी से हो जाएगा। द बंगाली समाचार पत्र 1879 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रकाशित किया था। यह समाचार पत्र कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। यह आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द प्रयुक्त किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग हुआ था। इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान था जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान को दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने का एकमात्र आशा जताई थी, यह समझा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से तो दोस्तों इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खुदीराम बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला, ये नहीं है। बारिंदर कुमार घोष भवानी मंदिर और युगांतर से संबंधित है। मदन लाल डिंगरा करजन ब्याली की हत्या से संबंधित है। रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद श्यामाजी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे तो इन्होंने इंडिया हाउस से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कंपनी के अधिकारों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार था उपहार लेना बंद कर दिया गया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? तो दोस्तों ये किया था कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन आपका डी सही हो जाए। कंपनी के अत्यधिक अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार था उपहार लेना बंद कर दिया गया, गिफ्ट वाला। ठीक है, उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बाध्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? तो ये नहीं है आपके ऑप्शन सी से हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, भारतीय पूंजीपति और संपत्ति के भारत में निकास की बात सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी और उन्होंने 1867 ईस्वी में अपने एक लेख इंग्लैंड एक्ट डेप्ट टू इंडिया में सर्वप्रथम पूंजी विकास का प्रतिपादन किया और कहा ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आंग्ल मराठा युद्ध के संबंधित निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। अर्जुन गांव की संधि, देव गांव की संधि, वेसिन की संधि। तो इसको क्रम में सजाना है आपको, तो कालानुक्रम क्रम में सजाना है। तो बेसिन की संधि हुई 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को। अंग्रेजों तथा पेशवा और बाजीराव द्वितीय के बीच में ये संधि हुई। इस संधि के निम्न प्रावधान थे। क्या क्या इसमें प्रावधान थे इस संधि में? ठीक है, तो इसमें थे, पहले इन संधियों के बारे में देख लेते फिर एक्सप्लेन देखें। अर्जुन गांव की संधि हुई थी आपकी 1803 में। ठीक है, 30 दिसंबर को। और जो आपकी ये देवगांव की संधि हुई थी ये भी 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई थी। 1803 तो 17 दिसंबर को हुई थी, ये 17 को हुई थी, 17 दिसंबर को हुई थी, ये हुई 31 दिसंबर को, ये हुई थी 18। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा 3-2-1। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में। वेसिन सबसे पहले बनेगा आपका बेसिन, तो 3 बन जाएगा। उसके बाद बन जाएगा 2, उसके बाद बन जाएगा आपका अर्जुना गांव। ठीक है, हाँ ये ही सही होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ से एक्सप्लेन देख लेते हैं अब। ठीक है, एक्सप्लेन के बाद देख लेते हैं बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों था पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। इस संधि के निम्न प्रावधान थे। पहला प्रावधान था पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेजी पद्धतियों की
की सेना पुनः में रखना स्वीकार कर लिया। दूसरा, पेशवा ने गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के सभी सीमावर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी कंपनी को दे दी। और तीसरी शर्त थी, पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। और चौथी थी, पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया और गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन किया। और पांचवा था, पेशवा ने निजाम तथा गायकवाड़ के संग झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। और 6 पेशवा ने छठी थी इसकी मांग, अंग्रेज विरोधी सभी यूरोपीय लोगों को सेवानिवृत्त कर दिए। और 7वीं थी इनकी, अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए गए। देवगांव की संधि हुई 17 दिसंबर 1803 को। भोंसले ने कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी भाग में अंग्रेजों को दे दिया था। भोंसले ने सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि की 30 दिसंबर 1803 को से गंगा तथा यमुना के मध्य के क्षेत्र कंपनी को दे दिया। और जयपुर, गोरखपुर तथा गोहद की राजपूत रियासतों पर अपना प्रभुत्व छोड़ दिया। और अहमदनगर का दुर्ग, भड़ोच, गोदावरी तथा अजंता घाट भी कंपनी को दे दिया। और दोनों राजाओं ने रेजिडेंट रखना भी स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगना भत्ता दिया जाता था? तो ये थी ऑप्शन में मीर जाफर। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर जाफर के विश्वासघात के कारण क्लाइव विजयी हुआ। फिर जाफर नवाब बना और उन्होंने अंग्रेजों को बहुत सुविधा प्रदान की। इसी के तहत उसने अंग्रेजी फौज का भत्ता दोगुना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मशीनरियों की गतिविधियों का विनाशक माना जाता है? तो ये माना जाता है बेलिली। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बेलिली ने 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरी की गतिविधियों का विनाशक माना था। इसने सहायक संधि प्रणाली द्वारा अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत की तटस्थता की नीति को किसने अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी? तो ये दी थी जॉन फॉस्टर डलेस। ठीक है, डलेस ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, जॉन फॉस्टर डलास अमेरिका के एक रिपब्लिकन राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के तटस्थता की नीति को अनैतिक निष्पक्षता कहा था। जॉन फॉस्टर का जन्म 1888 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड मैकडोनाल्ड। ऑप्शन सी से हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, फारसी और दलितों के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए निर्णय दिया, जिसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार दिए गए हैं, प्राप्त उपाधि दी गई है। अबूदस समद की बात करेंगे तो इन्हें कौन सी उपाधि मिली है? तो इन्हें मिली है सरीन कलम की। नेक्स्ट है अबुल हसन को मिली है नादिर उज्जमा। ठीक है, उसके बाद कश्मीर का मोहम्मद हुसैन, तो कश्मीर का मोहम्मद हुसैन जरीन कलम। उस्ताद मंसूर को मिली है नादिर उल अस्तर। तो ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मध्यकालीन नगरों का मिलान कीजिए, नदियों से करें जिनके किनारे ये शहर स्थापित हुए हैं। होशंगाबाद की बात करेंगे, होशंगाबाद नर्मदा नदी, हम्पी आपका तुंगभद्रा नदी, श्रीरंगपट्टनम आपका कावेरी नदी,
हैदराबाद आपका मूसी नदी। तो ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो, हाँ डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही थी। नेक्स्ट है ब्राह्मण का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है। तो ये हुआ है उपनिषद काल में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए, नवीन देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ और यज्ञीय विधि विधान विस्तृत एवं जटिल हुए, जिससे धार्मिक अनुष्ठान अधिक मार्ग तक ही ज्यादातर सीमित रहे, जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग असंतुष्ट हो गया, जिसकी प्रतिक्रिया 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषद काल में दिखाई देती है। उपनिषद में याज्ञिक कार्यों की निंदा की गई और पशु बलि एवं बहुदेववाद को भी दूर रखा गया। तप त्याग तपस्या ज्ञान खोज पर बल दिया गया और ब्रह्मा को एकमात्र सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो कौड़ी की बात करेंगे, मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी होता है, ये सही है। खालसी आपका एक भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता है, ये भी सही है। तरफदार बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार होता है, ये भी सही है। पैवाकी राजस्व का जागीर में आवंटन, ये गलत है। तो पैवाकी मनसबदारों के देने हेतु सुरक्षित जमीन होती थी पैवाकी, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के लिए स्थानांतरित करने वाला बंगाल के नवाब कौन थे? तो ये थे दोस्तों मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, औरंगाबाद द्वारा मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया और गवर्नर मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा बनाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाइए। तो सबसे पहले बात करेंगे दीवान ए आम। दीवान ए आगरा के किले में दीवान ए आम बनाई 1627 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आया आपका आगरा के ताजमहल बनाया गया, उसके बाद ताजमहल बनाया गया, तो फर्स्ट थर्ड। उसके बाद बना आपका 1900 मोती मस्जिद बन जाती है 1664 ईस्वी में, तो सेकंड आ गया। उसके बाद आता है आपका जामा मस्जिद और शाहजहानाबाद। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन दिया गया, आगरे के किले में स्थित दीवान ए आम 1627 में संगमरमर के से बनी शाहजहां के काल की पहली इमारत थी। इसके पश्चात ताजमहल बना जिसे 22 वर्षों में बनवाया गया। ठीक है, मोती मस्जिद बनी और 1664 में संगमरमर से बनाई गई। इसके पश्चात शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दिया गया है कि चैत्य गोलाकार, निम्न में कौन सा एक चैत्य गोलाकार है? इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से एक चैत्य है, कौन सा गोलाकार है? तो इसमें 53 में ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, जुन्नूर। जुन्नूर चैत्य क्या है? गोलाकार है। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं ना। चैत्य को स्तूप का पर्यायवाची माना जाता है। चैत्य एवं स्तूप दोनों ही शब्दों का प्रयोग पवित्र स्थलों के अर्थ में होता है। चैत्य गृहों का निर्माण लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ और 7वीं सदी तक चलता रहा। महाराष्ट्र इस शैली का प्रधान केंद्र रहा क्योंकि पश्चिमी घाट की शिलाएं इसके लिए प्रयुक्त रही है। चैत्य बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। चैत्य गृह की आकृति वृत्त आयत जैसी होती है। प्रारंभिक गुफाएं हीनयान और बाद की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। कार्ले महाराष्ट्र का चैत्य सभी खोदे हुए चैत्य गृहों में सबसे विशाल एवं सुंदर है। ये 124 फीट कार्ले है। कार्ले जो डी ऑप्शन है ये इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यही 124 फीट 3 इंच लंबा और 45 फीट 5 इंच चौड़ा आयताकार है। भुज महाराष्ट्र का भुज चैत्य एवं विहार बनाए गए हैं। चैत्यशाला की बात करेंगे 55 से 60 सेंटीमीटर के आकार में आयत की है। विदिशा या वेदशा पुणे में ही पहली बार चैत्य
पूरा भाग का नया स्वरूप मिलता है। यहाँ के चैत्य गृह भी आयताकार है। जुन्नूर में 10 चैत्य गृह है जिसमें एक पूर्ण रूपेण गोल है, तो जुन्नूर है ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था काजी उल कुजात, ऑप्शन आपका डी से है। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था। प्रायः काजी उल कुजात और सरद उस सुदूर का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। सरद उस सुदूर सदर उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान होता था। इस्लाम धर्म के कानूनों का प्रजा में प्रसार करना इसका मुख्य कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कूट 1 को कूट 2 से सुमेलित करना है। जैसे इसमें दिया गया है खुलासत उत त्वारिख किसकी है ये? तो ये है आपकी सुजान राय की। लुब उल त्वारिख की बात करेंगे, ये राय वृंदावन की है, तो राय वृंदावन ऑप्शन वाई है। उसके बाद है फतुहाते आलमगीरी, ये है ईश्वरदास नागर की। नुस्खा ए दिल खुशा भीमसेन की है, तो भीमसेन बरहानुपुरी, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम यही दिया गया है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक ग्रंथ दिए गए हैं और लेखक दिए गए, इनसे आपको मैच करना है। तो इसमें मैच करते हैं शाहजहांनामा, ये किसका है? इनायत खान। शाहजहांनामा इनायत खान। नुस्खा ए दिल खुशा भीमसेन, ऊपर भी था ये क्वेश्चन में, तो भीमसेन हो गया। है ना। पादशाहनामा आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, उसके बाद है आलमगीरनामा है आपका मोहम्मद काजिम, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर भी सेम यही दिया गया है। मध्यकालीन समाज में खलक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो खलक का शब्द का प्रयोग किया गया है जन समूह के लिए, ऑप्शन आपका 20। खलक शब्द का प्रयोग मध्यकालीन लोगों में भारत में लोगों द्वारा जन समूह के लिए किया जाता था। इसके अन्य अर्थ भी हो सकते थे, संसार, जगत या भीड़। नेक्स्ट है तालिका 1 को तालिका 2 से मैच करना है। चांदी का टंका इल्तुतमिश के समय में चला। दीवान ए अमीर को ही तिमार ए मोहम्मद बिन तुगलक। दार उल फिरोज शाह तुगलक के समय में आया। सहाना ए मंडी ये आई अलाउद्दीन खिलजी, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ईस्वी में आया। फारसी ईरान से आया था ये, और ये ईरान से आया था, और कालीकट के जमूरियन और विजयनगर के देवराय सेकंड के शासन के समय में आया था। निकोलो कोंटी 1420 से 1421 ईस्वी में आया, और इटली का था ये, और देवराय फर्स्ट विजयनगर के शासन थे उसके समय में आया था। फर्नांडो नूनीज की बात करेंगे, नूनीज आपने ध्यान रखना है, तो नूनीज आया था 1535 से 1537 तक। पुर्तगाल में घोड़ों का व्यापारी था, और अच्युत राय विजयनगर के शासक थे, उनके समय में यह आया था। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। फर्नांडीज की बात करेंगे, हो गया आपका पुर्तगाल से, और इब्न बतूता मोरक्को से हो गया। ठीक है, तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 से 1347 तक आया था ये इब्न बतूता, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दी गई, इसको मैच करना है। ठीक है, सदाशिव की बात करेंगे। सदाशिव आपके तालिकोटा की युद्ध से संबंधित है। ठीक है, संगम वंश की बात करेंगे। देवराज फर्स्ट। राम राय आपका है अराविडु वंश की बात करेंगे, तो ये है आपका W,
अमुक्त माल्यादा कृष्ण देव राय। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है, ठीक है, यहाँ पर भी यही दिया। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों में उत्तर का चयन करना है, तो बाबर का मैच करना है आपको। बाबर द्वारा निर्मित 2 भवन शेष है, तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन जामा मस्जिद, ठीक है। और है हुमायूं की बात करेंगे, दीन पहना, ठीक है। अकबर ने जहांगीरी महल, जहांगीर ने अकबर का मकबरा, तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से एक्सप्लेन देख लेते हैं। बाबर द्वारा निर्मित 2 भवन शेष है, एक तो पानीपत की काबुली बाग मस्जिद तथा दूसरी रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद। इन दोनों मस्जिदों का निर्माण 1528 से 29 में सैनिकों की नमाज पढ़ने के लिए हुआ था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक भवन का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त उसने आगरा तथा फतेहाबाद में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। अकबर ने आगरा के किले में 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया, उनमें जहांगीर महल और अकबरी महल प्रमुख। जहांगीर अकबर का मकबरा जहांगीर के काल में सबसे सुंदर एवं वैभवशाली भवन था। यह सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। यह आगरा में 5 मील दूर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। नेक्स्ट है, वह विदेशी यात्री जिसने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य एक उत्तराधिकार युद्ध को देखा था, तो ये थे फ्रैंकवाइस वर्नियर थे। तो ऑप्शन विदेशी यात्री फ्रैंकवाइस वर्नियर ने दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी के लिए युद्ध को देखा। यह फ्रांस का निवासी था। यह एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। वह भारत में 12 वर्षों तक रहा। प्रारंभ में उसने शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल शासक के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो ये थी ऑप्शन ए, औरंगजेब के समय में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। राजपूत मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक औरंगजेब के शासनकाल में थी। इसी समय मराठों को सर्वाधिक संख्या में मनसबदार बनाया गया। इस प्रकार पूरे मनसबदारों में राजपूतों की संख्या 33% थी। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दीपावली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? तो ये था जहांगीर। दिवाली का त्यौहार कार्तिक की मास में मनाया जाता था। इस अवसर पर घरों की सफाई की जाती थी। दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती थी। इस अवसर पर जुआ खेलना परम कर्तव्य समझा जाता था। रात भर लोग जुआ खेला करते थे। इस जुए में अधिकतर लोग अपना सर्वस्व हार जाते थे। मुगल शासक जहांगीर दिवाली के उत्सव पर जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, तो ये पहनना पड़ता था लाल पोशाक। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्तियों को लाल कपड़ा पहनना पड़ता था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने सुल्तान बनने से पूर्व शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली के नागरिकों को अपने हक की मांग की थी, जिसके बाद वह दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका, ये कौन सा मंदिर है? तो ये है आपका गंगईकोंड चोलमपुरम। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ से एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन है, राजेंद्र चोल के शासनकाल में विक्रम चोल द्वारा पूर्वी बंगाल में गंगा नदी के दूसरे छोर पर विद्यमान पाल राज्य के शासक महिपाल को हराया गया और वहां से गंगा जल मंगाकर चोल गंगा नामक तड़ाग में एकत्रित कराया गया। इसी गंगा जल से एक जय स्तंभ निर्मित कराया गया। कालांतर में राजेंद्र चोल ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। शैव संप्रदाय का यह गंगईकोंड चोलमपुरम का मंदिर द्रविडियन
वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह 240 इंटू 110 फीट लंबा एवं चौड़ा 26 फीट ऊंचा है। पर्सी ब्राउन ने इसे नारी व्रत श्रृंगारिक कहा। राजेंद्र फर्स्ट की भौतिक सफलता की कहानी कहता हुआ तमिलनाडु के त्रिचन्नावली में आज भी इस मंदिर का आधार तंजौर का बृहदेश्वरी मंदिर है। अरिकानमेडु का महत्व व्यापारिक आधार पर है। अमरावती बौद्ध कला एवं संस्कृति का केंद्र था। नागार्जुन के प्रयासों से यहाँ भव्य बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी और शाह महाजन बहुत धनी हो गए? तो ये किसने कहा था? शम्स सिराज अरीफ ने, अफीफ ने, ऑप्शन सी से है। शम्स सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी और साहूकी को धनी बनाने का उल्लेख किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया? तो ये नहीं बसाया गया फतेहगढ़। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था, जिसने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। इसका काल कई रचनात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है, जैसे नहर निर्माण, शहरों की स्थापना, बाग निर्माण आदि। फिरोज शाह ने शहरों में जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी? तो ये थी ऑप्शन महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन एक पल्लव शासक था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने विचित्र चित्त तथा मत विलास की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किया। पल्लव की राजनीतिक सत्ता का केंद्र कांची था। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वाजपेयी यज्ञ किया? तो ये किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन वाकाटक वंश का अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा सूचित हुई और वह एक विजेता शासक था जिसने अपने राज्यों को सभी दिशाओं में विस्तृत किया। प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध तथा एक वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अन्य अनेक वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया था। अल्तेकर का अनुमान है कि उसने प्रत्येक यज्ञ एक सैनिक अभियान की समाप्ति पर किया है। प्रथम अभियान में उन्होंने मध्य प्रांत के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग को जीता। द्वितीय सैनिक अभियान में दक्षिण में हुआ, जिसमें उसने दक्षिण बरार तथा उत्तरी आंध्र को जीता। अपने शेष अभियानों में प्रवरसेन ने गुजरात तथा काठियावाड़ के शकों के ऊपर विजय प्राप्त की होगी। इस प्रकार अपनी विजयों के फलस्वरूप प्रवरसेन ने अपने लिए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर दिए गए हैं, निर्माण कत्री या रानी दिए गए हैं। तो बृहदेश्वरी मंदिर और भुवनेश्वर मंदिर ये कोलावती के द्वारा बनाया गया। लक्ष्मी मंदिर सिरपुर ये किसके द्वारा? वास्ता के द्वारा बनाया गया। मल्लिकार्जुन मंदिर की पटकदल की बात करेंगे, ये है त्रिलोक महादेवी। विरूपाक्ष मंदिर पटकदल ये किससे संबंधित है? लोक महादेवी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से है नहीं है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, महारानी वास्ता हर्षगुप्त की पत्नी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है।
ये सही नहीं है। मेघुती मंदिर ऐहोल, ये रवि कीर्ति के द्वारा। मल्लिकार्जुन मंदिर पटकदल, ये त्रिलोक्य महादेवी के द्वारा। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची में नंदीवर्मा फर्स्ट के द्वारा। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण मगध के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री श्रीपुर के प्रतापी नरेश महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता हर्षगुप्त की पत्नी महारानी वाष्टा ने 650 ईस्वी में करवाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ब्रह्मस्फुट गुप्तकालीन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तथा खंड खाद्य पद्धति। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 19 से 24 तक के अध्याय खगोलीय उपकरणों और पर्यवेक्षणों को समर्पित है। तो ऑप्शन आपका इसमें सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रों में सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला रंग कौन सा था? तो ये था हरा। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ईरानी आक्रमणकर्ता कौन था? तो ये थे कुरुश। ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत का प्रथम ईरानी आक्रमणकर्ता कुरुश था। कुरुश को साइरस द्वितीय भी कहते हैं। जबकि डेरियस तथा दारा प्रथम ईरानी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर महान भी यूनानी शासक था जिसने पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को जीतते हुए व्यासन तक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऐसा ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है लाल बलुआ पत्थर। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। ठीक है, ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए लाल बलुआ पत्थर प्रयुक्त होता था। ईसा की प्रथम सदी से लेकर लगभग मूल काल तक लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर का निर्माण डैश के द्वारा करवाया गया था? तो ये सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा करवाया गया था। अंकोरवाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह एक बौद्ध मंदिर है जिसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन फर्स्ट ने इनका समय था 1112 से लेके 1153 के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। सूची 1 में संगम लेखकों का सूची और उनके लेखों को मिलान किए गए। लेखक है तोल्कापियर। इनकी रचना है तोल्कापियम। तिरु तख्त देवर, तो ये आपने नाम ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये साउथ के नाम है तो अलग थोड़ा सा अटपटे से है। इलागो अडिगल आपका ये है सिलपादी करम। ठीक है, सतान की बात करेंगे, ये है मणिमेखल। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया एक्सप्लेन। नेक्स्ट है 79, औरंगजेब के विरुद्ध निम्नलिखित पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी थी? तो ये था अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने अपने पिता औरंगजेब की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास नहीं रखता था। वह विचारों से उदार था। उसको राजा राज सिंह एवं दुर्गादास ने विद्रोह की सलाह दी। उसने 11 जनवरी 1681 में अपने को बादशाह घोषित कर दिया और औरंगजेब ने चालाकी से उसे पकड़ना चाहा। वह सहायता हेतु शिवाजी के पुत्र संभाजी की संरक्षता में चला गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर सेकंड। फतहनामा ग्रंथ का लेखक संबंध कौन था? तो ये इसका संबंध था अरबों की सिंध विजय। ऑप्शन बी से होगा। और फतहनामा ग्रंथ में अरबों एवं सिंध विजय का वर्णन मिलता है। अरबों द्वारा भारत को जीतने का काफी प्रयास किया गया था, सिर्फ कुछ ही भाग अरबी जीत सके थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो सिकंदर का भारत में वापस जाना, तो डेरियस प्रथम ने, ठीक है, पहले इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं फिर आपका क्लियर हो जाएगा आंसर।
पार्सिपोलिस ईरान के हखामनी साम्राज्य का एक श्रेष्ठ शहर और राजधानी था। डेरियस प्रथम ने ईस्वी पूर्व 522 से 486 के काल में यह महान शहर था। सिकंदर ने 330 ईस्वी में शहर को जलाने के साथ पूर्वी दिशा में विजय अभियान प्रारंभ किया। अंततः ईस्वी पूर्व 327 ईस्वी में सिकंदर ने हिंद कुश के पार पूर्वी ईरान पर आधिपत्य स्थापित कर अपने सेनानायकों एवं विपरीत परिस्थितियों में सिकंदर ने ईस्वी पूर्व 326 ईस्वी में भारत में वापस आने की योजना बनाई। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात ईस्वी पूर्व 333 में बेबीलोन में हुई और त्रिपेरिडियस में उसके साम्राज्य के विभाजन हेतु समझौता हुआ, जो आगे कई चरणों में पूरा हुआ। तो सबसे पहले घटना कौन सी आएगी? ऑप्शन बी, पार्सिपोलिस का दहन। पार्सिपोलिस का दहन हो गया। उसके बाद सिकंदर द्वारा हिंदकुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय 327। उसके बाद है सिकंदर का भारत में वापस आना 323 ईस्वी में आए 323 में, ठीक है। उसके बाद आता है, तो इसके बाद ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने हेमगर और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया? तो ये थे परांतक प्रथम सर्व सत्ता संपन्न चोल शासक परांतक प्रथम था और उसने हेमगर्भ तथा तुलाभार नामक यज्ञों को संपादन किया और बेल्लूर के युद्ध में उसने पांड्य एवं सिंहल राजाओं की सम्मिलित सेना को पराजित कर मथुरा पर अधिकार कर ली। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई को व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, तो ये करती थी नगरम। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई नगरम को जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। चोल अभिलेख में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारी केंद्रों के प्रबंध कार्य हेतु किया जाता था। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था। नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से आपको कौन सा नहीं है? तो इसमें से है बेनीगर चरमकार नहीं थे। तो बेनीगर थे व्यापारी वर्ग, अरसर ये थे शासक वर्ग, मलवर दस्यु थे, इनियर शिकारी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात करना है आपको। तो सही अवरोही क्रम हो जाएगा इसका मंडलम, कोट्टम, नाडु। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक है। प्रशासनिक सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित हुआ। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम का विभाजन कोट्टुम अथवा बलनाडु में हुआ, जो आजकल की कमिश्नरियों के बराबर होते। प्रत्येक कोट्टम में कई जिले होते थे। जिले की संज्ञा नाडु थी। अंततः चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम मंडलम, कोट्टम, नाडु है। नेक्स्ट है, भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण का प्रारंभ किया? तो ये किया था राजा राज प्रथम। ऑप्शन ए से हो जाएगा। 985 ईस्वी में राजा राज प्रथम ने राजारोहण के साथ चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ और राजा राज प्रथम ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि सर्वेक्षण कराया और अपने संपूर्ण राज्य में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। ग्राम सभाओं और स्वशासित निगमों द्वारा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच कराया। तत्कालिक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजराज प्रथम एवं कुलोतुंग के पैर की माप की भूमि की पैमाइश का मापन होता था। नेक्स्ट है, कथन वाला क्वेश्चन आ जाता है अभी यहाँ से। कथन दिया गया आपके पास, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे। दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था।
तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ए आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो इसको देख लेते हैं एक्सप्लेन में, ठीक है। गुप्त वंश का शासन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभ 250 ईस्वी से पहले शासक श्री गुप्त से हुआ था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सार्वजनिक सोने के सिक्के बनाए जाते थे। समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त ने अपने सिक्कों अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख दोनों के सिक्कों पर मिलता है। इन सिक्कों के मुख्य भाग पर यज्ञ में बंधे हुए घोड़े के चिन्ह अंकित है, ठीक है। गुप्त संवत 61 का मथुरा संवत लेख संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यह मथुरा में रंगेश्वर महादेव के समीप एक बगीचे में प्राप्त हुआ। इस शिलालेख में आदित्याचार्य द्वारा उपमितेश्वर तथा कपिलेश्वर नामक शिव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठापना का वर्णन। इस लेख में तत्कालीन मथुरा में शैव धर्म के होने की पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ये थे आपके ऑप्शन बी, मनुबर प्रयागराज। मथुरा शैली में निर्मित बुद्ध की अकेली ऐसी प्रतिमा जो कुमारगुप्त के समय मनुकुंवर इलाहाबाद से मिलती है। यह अभय मुद्रा में सिंहासन पर आसीन है। इसका सिर मुंडित तथा उधर भाग नग्न और मांसल है। नेक्स्ट है, निम्न जातियों में ने उच्च जातियों को रीतियों और प्रथाओं का अनुसरण और ग्रहण करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया है। इसे संस्कृतिकरण का नाम दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा MN श्रीनिवास। निम्नलिखित इसमें बन जाएगा, निम्न जातियां अपने में उच्च जातियों की सांस्कृतिक मान्यताओं का अनुकरण कर उच्च जातीय सामाजिक श्रेष्ठता की अधिकारी बनने का प्रयास करती है। समाजशास्त्री एवं NM श्रीनिवास ने इसे ही संस्कृतिकरण की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदेव मातृक भूमि उस भूमि को कहते हैं। तो ये उस भूमि को कहते हैं जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने कहा कि अच्छे जनपद की विशेषता यह है कि उसकी भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए। कौटिल्य ने ये कहा, ठीक है। और वह अदेव मात्रक हो, अर्थात ऐसी भूमि हो जिसमें बिना वर्षा की ही अच्छी खेती हो। राज्य की भूमि पर दासों, कर्मकारों और कैदियों द्वारा जुताई और बुआई होती थी। दास कर्मकारों को भोजन आदि दिया जाता था और कार्य के दौरान नगद मासिक वेतन भी दिया जाता था। परंतु ऐसी भी राज्य की भूमि होती है जिस पर सीता अध्यक्ष द्वारा खेती नहीं कराई जाती थी। ऐसी भूमि पर कृषक खेती करते थे। मैग्स्थनीज ने लिखा है कि भूमि पशुओं के निर्वाह योग्य है तथा अन्य खाद्य पदार्थ प्रदान करती है। चूंकि वर्षा वर्ष में 2 बार होती है, भारत में फसलें 2 बार कटते हैं। देश के प्राय समस्त मैदानों में ऐसी सीलन रहती है कि भूमि को समान रूप से उपजाऊ रखती है। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध संगति में नियुक्त धर्म प्रचारक और उनके क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन से बन जाएंगे? जानिक बन जाएंगे कश्मीर और गांधार से। महारक्षित बन जाएंगे आपके यवन देश से। महाधर्म रक्षित बन जाएंगे महाराष्ट्र से। और सोन और उत्तर बन जाएंगे आपके सुवर्ण भूमि से। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक है। सोना तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि से हो जाएगा। अशोक के रोमनदेही स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से है ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में ऑप्शन सी से हो जाएगा। लुम्बिनी स्थित रोमनदेही अभिलेख के अनुसार बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। मैग्स्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दी गई उदाहरणों से मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसमें बन जाएगा एरियन
डायडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो। तो ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेस सेल्यूकस का राजदूत था जो समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा। उसके ग्रंथ इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उदाहरण अनेक यूनानी लेखक जैसे एरियन, जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी एवं डायोडोरस आदि के उदाहरणों से प्राप्त होता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन बी 1951 में। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में हुए। प्रथम चुनाव की प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 को से 21 फरवरी 1952 तक चली। देश में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, विष्णु का तमिल नाम क्या है? तो विष्णु का तमिल नाम है तिरुमल। विष्णु का तमिल नाम तिरुमल और मेन्नर है, जो जंगल के देवता माने जाते हैं। दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है। बाद में मुरुगन का एक नाम सुब्रमण्यम भी हो गया और स्कंद कार्तिकेय से उस देवता का एकीकरण हो गया। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो ये है सुप्त पिटक, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद सुप्त पिटक ग्रंथ का अंग है। सुप्त पिटक 5 निकायों में विभक्त है, जो इस प्रकार है: दीध निकाय, मजमी निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय, खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है। इसके कुछ अन्य ग्रंथ है इस प्रकार, जैसे खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, सुत्त निपात, विमान बदुत, पंक बदुत, वेरगाथा, थेरी गाथा एवं जातक। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी संबंधित थे, तो ये थे आपके ऑप्शन बी कृष्ण से। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी थे। इन्हें कृष्ण के समकालीन और उनका वंशज माना गया। जैन परंपरा के अनुसार 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे। इन्हें मिथिला के राजा जनक का पूर्वज माना गया है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है, बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन बी से जाएगा। दोनों ने ही एक साधारण एवं शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता थी। बौद्ध मध्यम मार्गी थे, जबकि जैन शुद्धतावादी थे। अथवा जैन धर्म को साधारणता शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता कहता है, लेकिन बौद्ध मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। अंतिम 4 तीर्थंकरों और व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं है ऑप्शन आपका, पार्श्व हाथी से संबंधित नहीं है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका चिन्ह सर्पवर्ण था। और महावीर का सिंह था। अरिष्टनेमी का शंख था। नेमी का नीलकमल था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, आदिनाथ जिन्हें कहते हैं। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? तो वो था आपका पृथुवैन्य। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन था, जिसने सर्वप्रथम हल और कृषि को जन्म दिया। अथर्ववेद संहिता लौकिक फल देने वाली, जिसमें मानव जीवन की सुखी तथा दुख रहित बनाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है, अतः इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद की संज्ञा दी गई है। इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि थे। इस कारण इस वेद को अर्थवार्गी वेद भी कहा जाता है। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, दीर्घायु, सुंदर, वृष्टि, प्रायश्चित, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि,
महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र भी अथर्ववेद में मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार के सिद्धांत तथा व्यवहार को अनेक बातें भी इससे भरी पड़ी है। इस प्रकार यह ग्रंथ लौकिक आचार व्यवहार का एक विशेष विश्वकोश भी ही है। कल्प की दृष्टि से यह उच्च कोटि का संकलन है जिसमें अत्यंत सुंदर एवं हृदय स्पर्शी गीत काव्यों का समावेश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? तो ये है आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बृहन्नारायण। बृहन्नारायण उपनिषद में याज्ञवल्क्य की और मैत्रेय का दार्शनिक संवाद वर्णित है। ठीक है, ध्यातव्य रहे कि यह उपनिषद शुक्ल, यजुर और उपनिषद ग्रंथ है। नेक्स्ट है, लोथल और चनहौदरों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो ये था मन का उत्पादन। चनहौदरों और लोथल में मन के बनाने के कारखाने थे। इन मनकों को बड़ी मेहनत से बनाया जाता था। वांछित आकार देने के फलस्वरूप इन पर पॉलिश की जाती थी, फिर इनमें छेद किया जाता था जिससे इनमें धागा डाला जा सके। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे, तो ये बनाते थे पक्की ईंटों के। सिंधु सभ्यता नगरीय एवं कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ के मकान, नालियां तथा स्नान गृह अच्छी तरह पकाई गई ईंटों की सहायता से बनते थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। भवन 3 प्रकार के मिलते थे: निवास गृह, विशाल भवन, सार्वजनिक स्नानागार। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हुए सूचियों के नीचे दी गई संकेत तालिकाओं में से सही उत्तर चुनिए। यज्ञवेदी आपकी कालीबंगा से मिली। बंदरगाह आपकी लोथल से मिली। नर्तकी की मूर्ति आपकी मोहनजोदड़ो से मिली। चांदी की मुकुट आपका कहाँ से मिला? चांदी का मुकुट कुणाल से मिला। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाए। भारत की यात्रा करने वाले किस विदेशी यात्री के सामान को 2 बार लूटा गया था? तो ये थे हेवनसांग लिखता है कि आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे, उसे 2 बार डाकुओं का शिकार होना पड़ा। एक बार पंजाब में साकल के पास और दोबारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या से दक्षिण गंगा के किनारे वाले रास्ते पर। वह लिखता है कि जब वह गंगा नदी से यात्रा कर रहा था तभी डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसे दुर्गा देवी को बलि देने के लिए चुना। तभी भीषण तूफान आ गया जिससे उसकी जान बच गई। मिलान करना है। मेलुआ सिंधु क्षेत्र से संबंधित है। दिलमून हो जाएगा आपका बहरीन से संबंधित। मक्कान बन जाएगा मक्कान तट से संबंधित। कुरगांव बन जाएगा आपका मध्य एशिया से संबंधित। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा थी, तो ये थी ऑप्शन आलमगीरपुर। संपूर्ण सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,060 वर्ग किलोमीटर था। इसका विस्तार उत्तर में मांडा, कश्मीर में दक्षिण और दैमाबाद महाराष्ट्र तक है, जबकि पश्चिम में सुत-कांगेडोर से पूर्व में और जबकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। उत्तर पूर्व। हड़प्पा वासियों द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? तो ये थी धातु एवं कीमती नग। ऑप्शन ए से है। हड़प्पा के लोग राजस्थान के खेतड़ी खान से तांबा का आयात करते थे तथा जस्ता की मात्रा भारतीय उपमहाद्वीप में कम होने के कारण अफगानिस्तान से आयात करते थे। खाद्य सामग्री, वस्त्र तथा मिट्टी के बर्तन बनाने में लोग परंपरागत थे। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो ये थे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में स्थिर ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाणिकालीन संस्कृति से प्राप्त होती है। खेती की फसलों में बाजरा और चना
मिलता है। मवेशियां, भेड़ बकरियों के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां मिलती है, जिनसे अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष की किसी कालावधि में अपने घरों के बाहर बांधते थे। ठीक है, इसमें यही दिया गया। उसके बाद जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी। बाड़ के भीतर जो गोबर एकत्र होता था उसे प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ ही जला दिया जाता था। यह जलाने का कार्य संभवतः पोंगल समारोह के आसपास किया जाता है, जो मकर संक्रांति को पड़ता था। प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया को लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम हुआ और जिस जगह यह होली जलाई जाती थी वहां राख का एक टीला बन जाता था। दक्षिण भारतीय पुरातत्व में इन टीलों को भस्म टीले कहा जाता था। उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार लगाइए। ओसीपी काल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। पीजीडब्ल्यू काल लोहकालीन से संबंधित है। एनबी वृद्धभांड काल छठी शताब्दी से संबंधित है। कुषाण काल प्रथम शताब्दी। उत्तर के मेरठ जिले में स्थित यह पुरास्थल का उत्खनन बी लाल ने 550 से 552 में किया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती थी? तो ये कहलाती थी सरस्वती नदी और दृश्यद्वती नदी। मनुस्मृति में दृश्यद्वती और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मावत कहा जाता था। दृश्यद्वती की पहचान राजस्थान की हकरा नदी से की जाती है। दृश्यद्वती सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है जो राजस्थान में बहती है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। इसे नदियों में श्रेष्ठ अर्थात नदीतमा कहा जाता है। गंगा व यमुना नदी के क्षेत्र ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? तो ये है पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही दिया गया है कि पुरापाषाण कालीन स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी भागों में प्राप्त हुए, किंतु गंगा एवं सिंधु नदी के कछारों मतलब किनारों में प्राय इनकी संख्या नगण्य है। पुरापाषाण कालीन स्थल राजस्थान क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिले, जो मारवाड़, मेवाड़, चित्तौड़, अमरपुरा, डिडवाना और सिंगी तालाब से निम्न मध्यम अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता किसने करवाया था? तो दोस्तों ये एनी बेसेंट ने भी करवाया था, लोकमान्य तिलक ने भी। तो इसमें दो ऑप्शन बन जाएंगे, ए और सी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता उदारवादी नेता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद इकबाल द्वारा। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए महान उर्दू कवि इकबाल ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य का निर्माण ही उसे मुसलमानों की अंतिम नियत प्रतीत होती है। इस प्रकार से पाकिस्तान का विचार मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रशस्त किया गया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। चोल काल में अनाज के रूप में ली जाने वाली भूराजस्व की माप किस में होती थी? तो ये होती थी कलम में। चोल काल में अनाज के रूप में ली जाने वाली भूराजस्व की माप कलम में होती थी। या कलम 3 मन के बराबर होती। 3 मन मतलब 1 मन होता था 16 का, 1 मन 16 का होता था। 3 मन, 3 मतलब 48। ठीक है, बराबर होती। कलंजू और कासू सोने का सिक्का था और कुरम भूमि मापने की इकाई थी। अंग्रेजों द्वारा भारत में धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने की? तो ये की थी, ऑप्शन सी से हो जाएगा,
दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजी शासन के दौरान धन निष्कासन के विचार की व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने की थी। इनके द्वारा धन निष्कासन के सिद्धांत को अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किस शासक ने स्वेनथ पिल्लर शासन को दिल्ली लाया था? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को क्रमशः टोपरा हरियाणा और मेरठ उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया गया। टोपरा स्तंभ लेख को उसने सोने का स्तंभ कहा था और फिरोज शाह ने स्थापित करवाया था। नेक्स्ट है, मैच करना है लेखक और नरेश दिए गए, ग्रंथ दिए गए। बल्लाल सेन इसका संबंध है दान सागर से। भोज का संबंध है श्रृंगार सागर से। सोमेश्वर का थर्ड का संबंध है सोलाल से। विसल देव का संबंध है केली नाटक से। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। नेक्स्ट है, सेन वंश के शासक थे बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। उसने अद्भुत सागर नामक ग्रंथ शुरू किया था जिसके उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन सेन ने पूरा किया। परमार नरेश भोज ने श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। चालुक्य शासक सोमेश्वर थर्ड ने मानसलोलास की रचना की। चाहमान शासक भृगराज चतुर्थ विसल देव ने हरिकेली नाटक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। सांबर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि में की गई। तो ये की गई थी ऑप्शन है 7000 से 6000 बीसी में। राजस्थान के पुराने नमक झील सांबर के जमाव के अध्ययन से प्रतीत होता है कि लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे एवं कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये नहीं है अतिरंजी खेड़ी। अतिरंजी खेड़ी हड़प्पा स्थल नहीं है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले की गंगा की सहायक नदी काली के तट पर स्थित है। यह प्रागैतिहासिक स्थल है। इसकी खोज 1961 से 1962 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? तो ये था मेसोपोटामिया। हड़प्पा निवासियों का समुद्री व्यापार मुख्यतः मेसोपोटामिया के साथ होता था। अरब सागर के तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिम एशिया के व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो ये था आपका इनका जौ, दूध, डेयरी उत्पादक सब्जियां और फल। ऑप्शन आपका डी से हो जाए। ठीक है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चरक संहिता और मनु संहिता दोनों मौर्योत्तर काल की रचना है। तो सबसे पहले हो जाएगा ए सी। उसके बाद है, जबकि रामायण का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ है। तो उसके बाद आ जाएगा आपका डी, नहीं हाँ, उसके बाद आ जाएगा डी कुमार संभव। रामायण तो गुप्त काल के संबंधित हुई। तो ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए 125 क्वेश्चन। ठीक है, 125 क्वेश्चन हो गए और ये आंसर की है पूरे पेपर की। जो मैंने मॉक टेस्ट डाला था उसकी पूरी आंसर की यहाँ पर है। आपने ये देखना है पहले, उसके बाद आपने एक्सप्लेन वाला वीडियो देखना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।